कुप्रथाओं को समाप्त नहीं कर पाएंगे। इनसे बचने का बस एक ही तरीका है, यहाँ से भाग जाएं, वरना मुझे भी शिल्पा भाभी की तरह उस कौमार्य परीक्षण और शुद्धिकरण के नरक से गुजरना पड़ेगा। मदन तुम शांत क्यों हो? कुछ बोलो। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन को फंसाने की? सुन, अब इसके आगे से मेरे बहन के आसपास दिखाई दिया ना तो जान से मार दूंगा। चल चल। बस खाली आधा घंटा रुकेगी, जिसको खाना खाना है चलो खा लो जल्दी। ओ मैडम, बस यहाँ पे खाली अभी आधा घंटा रुकेगी, यहाँ से डायरेक्ट कोल्हापुर। खाना पीना कुछ खाना हो तो खा के लीजिए। हाँ चला लवकर लवकर, गाडी निघणार आता। चलो दादा चलो। अरे ओ भाऊ थांबा, ओ भाऊ, अरे मी आहे। मैडम मैडम मैडम, कंडक्टर साहब देखिए क्या हुआ। क्या हुआ भाई? एक सेकंड जरा बाजू उठो, बाजू उठो भाई, बाजू उठो। तो मर गई। सब जब आधे घंटे पहले ढाबे पे बस रुकी थी ना, तभी ये मतलब जिंदा थी, बस से उतरी भी नहीं थी और ना इनके पास कोई सामान था। जब बस चालू हुई ना तो इनकी बॉडी वो बाजू के पैसेंजर के ऊपर गिर गई, तभी हमको पता चला कि मतलब मर गई है। कहाँ से चढ़ी थी? खासा से चढ़ी थी और कोल्हापुर का एक टिकट लिया था। कोई था इसके साथ? नहीं साहब, अकेली थी। मगे जरा बगा। सर बटुआ तो नहीं है और ना ही कोई मोबाइल है, पर शरीर में चोट के निशान है सर। गले में कान में कुछ पहना नहीं था? नहीं सब इतना तो ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ सब, लेकिन गले में एक मंगलसूत्र शायद था। शिंदे गले पे भी निशान है, स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है। शायद ये नेचुरल डेथ नहीं है, मुझे लगता है किसी ने लूट के इरादे से इसे मारा है। सावड़े बॉडी पोस्टमार्टम में भेजो। सर, बस की टिकट के मुताबिक कोई भी पैसेंजर मिसिंग नहीं है और ना ही कोई शक के दायरे में है और ना ही किसी ने किसी संदिग्ध को बस और ढाबे के आसपास देखा। फिर भी घटनास्थल पर जितने लोग मौजूद थे सबका नाम पता नोट करवाओ और अपने खबरियों से बोलो कि इस एरिया में जितने भी चोर उचक्के हैं सबकी एक लिस्ट बना और ये औरत जहाँ से बैठी थी और जहाँ जाने वाली थी दोनों पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो सर्कुलेट करो, शायद इसकी पहचान हो सके। सर, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती एक जीती जागती महिला चंद ही मिनटों में एक अज्ञात लाश बन गई। जिस जगह पर उसकी मौत हुई वहां उसे जानने वाला कोई नहीं था। अनजान चेहरे जब बेजान और संदिग्ध अवस्था में हो तो उन्हें पढ़ना बेहद ही मुश्किल होता है और तस्वीरों में शख्सियत तलाशना उससे भी ज्यादा रहस्यपूर्ण। और जो अज्ञात चेहरे अपराध की भेंट चढ़े हों उनका परिचय जानना उनके दुखद अंत से उनके जीवन में उल्टा सफर करने जैसा होता है। इस केस में पुलिस का सामना कुछ ऐसे अंधकूपों से होने वाला था जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। सर, हमारा शक सही निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस औरत की हत्या गला घोंट के की गई।
और हत्या का समय उस समय से मैच होता है जब बस ढाबे पे खाने के लिए रुकी थी सर। औरत की पहचान हुई? सर, नासिक थाने में उस औरत के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज है। औरत का नाम वंदना चांदगुड़े है। रिपोर्ट उसके पति नंदलाल ने दर्ज करवाई है। उसके पति को बुलाओ। सर वंदना, वंदना, क्या हो गया इसको? वंदना उठ, उठ वंदना, उठ वंदना, उठ। 2 दिन से मैं वंदना के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन नंदलाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने पीट पीट के उसको घर के बाहर निकाल दिया हो? चोट के निशान थे उसकी बॉडी पे? नहीं साहब, मेरे और वंदना के बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ, हत्या हो गई उसकी। 2 दिन पहले सातारा हाईवे पर एक बस में लाश मिली उसकी। 2 दिन पहले ही वो घर से निकली थी। कहाँ गई थी? शिल्पा के ससुराल। शिल्पा कौन? माजी मुलगी। 15 दिन पहले ही उसका लगन हुआ था। रजत नाम है उसके नौरे का। ससुराल में पता किया था? शिल्पा को फोन किया था, लेकिन क्या लगा नहीं। बेटी और दामाद के अलावा ससुराल में और कौन कौन है? दामाद जी का बड़ा भाई भावकर, उसकी पत्नी सविता, शिल्पा की सास अनीता, दामाद जी का छोटा भाई कुंदन और शिल्पा की ननद इंदु। शिल्पा की माँ यहाँ आई नहीं है। हमें तो पता भी नहीं था कि वो यहाँ आने वाली है। लेकिन उसके पति नंदलाल ने तो कहा कि वो यहाँ आई थी। झूठ बोल रहा है साहब वो। शिल्पा कहाँ है? उसे बुलाइए। नहीं है वो यहाँ। नहीं है मतलब? साहब, भाव बहुत सदमे में है। वो इनका नाम सुनते ही परेशान सा हो जाता है। क्यों? क्या हुआ है शिल्पा को? वो भाग गई है साहब। भाग गई? हाँ साहब, रजत का दिल तोड़ के परिवार की इज्जत की बाट लगा के वो अपने आशिक के साथ भाग गई। कौन आशिक? पता नहीं वो लफंदर कौन था साहब। हम तो पछता रहे हैं रजत की शादी उससे करवा के। पता नहीं ऐसी कौन सी मनहूस कड़ी थी जब हमने उसे अपने बेटे के लिए पसंद किया। हमें रजत से अकेले में बात करनी है। जो तेरे परिवार वाले बोल रहे हैं वो सच है? मुंह खोल के बोलो। अभी क्या बोलूं सर, जिसकी बीवी भाग गई हो वो बोलने के लायक बचता कहाँ है? आखिरी बार कब देखा था शिल्पा को? 2 दिन पहले सो के उठा तो बिस्तर पे नहीं थी। किसके साथ भागी शिल्पा? पता नहीं मेरे को। नजरें उठा के बात कर। मेरे को नहीं पता सर। शिल्पा का किसी से कोई संबंध नहीं था, वो झूठ बोलते। लेकिन सच ये भी है कि शिल्पा वहां नहीं है और आपकी बीवी के वहां पहुंचने की भी कोई पुष्टि नहीं है। जिनकी आदत झूठ बोलना, उनसे सच की उम्मीद रखना बेकार। शिल्पा का बाप और वंदना का पति होने के नाते हम आपसे सच की उम्मीद करते हैं। बताइए, शिल्पा का गायब होना घरेलू हिंसा का मामला है या फिर दहेज उत्पीड़न का या अत्याचार की कोई और ही कहानी है? और इन कहानियों का वंदना की हत्या से क्या दर जोड़ा हो सकता है? मेरी जिंदगी तो खुद तार तार हो गई है साहब। बेटी के लापता होने की चिंता करूं, बीवी के मरने का शोक मनाऊं या अपनी बदहाली पे आंसू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाल नोचने से सरदर्द नहीं मिटता नंदलाल, लेकिन जिनकी पगड़ी उतर जाती है साहब, उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। मतलब आप मानते हैं कि खोट आपकी बेटी में भी थी? चले पे नमक मत छिड़किए साहब। करे खोटे का बहुत खेल खेल लिया है मैंने। अब बख्श तो, हाथ छोड़ता हूं आपकी। ये मिन्नतें सच छुपाने के लिए है या झूठ छुपाने के लिए? मेरे आंसू सच ही उगलते हैं। जब बेटी की शादी में खुशी में छलके थे, तब भी आंखें धुंधला गई थी। विदाई की अमर बेला में डर अमर बेल की तरह मुझे जकड़े हुए था। किस बात का डर? हमारे समुदाय में बेटी का बाप तब तक खरा नहीं कहलाता जब तक उसकी बेटी खरी न उतरे।
रीत तो निभानी पड़ती। कैसी रीत? कौमार्य परीक्षण हमारे समुदाय में हर नवविवाहित औरत को देनी पड़ती। शिल्पा को भी देनी पड़ी थी। बाहर से तो सब ठीक है, बाकी सुबह पता चलेगा। चल। क्या हुआ? डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे माल खरा है कि खोटा? अरे माल खरा है कि खोटा? अरे माल खरा है कि खोटा? आपकी मुर्गी खरी है, बधाई हो, बधाई हो। शिल्पा तो खरी साबित हुई थी ना, फिर वो किस कुरीति का शिकार हो गए? कुरीति नहीं साहब, रीति जो सदियों से चली आ रही, जो अपने स्वार्थ के लिए मासूमों को इतना मजबूर करते कि खून के आंसू रो तो भी खंजर से खुरेद के बात करते। तेरी बेटी कुंवारी नहीं है, शादी से पहले हलाल चुकी थी वो। खरी नहीं, खोटी है ये। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा ही है। और ये देख, ये खून के निशान नहीं, लाल चाहिए, लाल चाहिए। उठा के लेके जा इसको। चल निकल यहाँ से। हम लोगों को फंसाया तूने। नहीं नहीं नहीं, देख कुछ गलत फहमी है। मेरे भाई के साथ खिलवाड़ किया है तूने, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मेरे शिल्पा एकदम खरी है भाई। अगर तू चाहता है ना तुम्हारी शिल्पा यहाँ रहे तो 10 दिन के अंदर हमें 10 लाख रुपए लाके दे, वरना ये सब पंचायत के सामने जाएगा, समझा तू? सिर्फ 10 दिन। चल निकल। शिल्पा की शादी में दहेज से पहले ही मेरी कमर टूट चुकी थी। उस पर से उनकी इस मांग ने मुझे चकनाचूर कर दिया। मांगतों की तरह मैं इधर उधर घूमता रहा, पर कुछ हाथ न लगा। वो 10 दिन नरक के 10 साल बराबर थे। जो सजा हम भुगत रहे थे उसका कसूरवार सिर्फ मेरा दामाद ही था। साहब, रजत और शिल्पा शादी से पहले ही। तो क्या वो शादी के पहले से एक दूसरे को जानते? नहीं नहीं साहब, नहीं। रिश्ता पक्का होने के बाद ही वो कभी कभी मिलने लगे थे, और रजत की वजह से ही पंचायत के सामने हमारा तमाशा बन गया। तुम पर आरोप है कौमार्य परीक्षण में तुमने धांधली की, चादर को लाल स्याही से रंगवा के तुम्हारे दुष्कर्मों को छुपाने की कोशिश की। बाबा साहब, ये झूठ है। सच हम तुम्हारे मुल्की से सुनना चाहते हैं। शिल्पा, शादी से पहले भी तुम्हारे मर्द के साथ संबंध थे? बाबा साहब, ये खोटी है, तभी तो ऐसे चुपचाप खड़ी है। हाँ, मेरे शादी से पहले भी संबंध थे, लेकिन किसी गैर मर्द के साथ नहीं। मैंने अपना तन सिर्फ उसी को सौंपा जिससे मेरी शादी होने वाली थी। ये झूठ बोल रही है। रजत कभी हमारी घर की मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं कर सकता। बाबा साहब, ये लड़की बहू पे झूठे आरोप लगा रही है। सच हम रजत से सुनना चाहते हैं। ना ना बाबा साहब,
ये झूठ बोल रही है। झूठा तो तू है। बाबा सर, सच क्या है मैं बताती है। इसने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर शादी से पहले उसके साथ संबंध रखा और मेरी बेटी को भरोसा दिलाया था कि कौमार्य परीक्षण में ये सब संभालेगा, और अब ये झूठ बोल रहा है। और इसके सामने ही मैंने शिल्पा को वो स्याही दी थी। ये एकदम झूठ है बाबा साहब। सच किसी ने नहीं स्वीकार किया। अब प्रथा के अनुसार हमें पंचायत का दंड भोगना पड़ा। ये प्रथा नहीं, ये कुप्रथा है। तुम लोगों ने इतना सब कुछ सहा और फिर भी हमारे पास नहीं है। हमारे समुदाय का कानून आपके कानून में विश्वास नहीं रखता। जिन कुप्रथाओं को हम इतिहास की किताबों में पढ़ते आए हैं, ये उसका वास्तविक प्रमाण है। लेकिन यह घटना मध्यकालीन युग की नहीं है, बल्कि 21वीं सदी की है। लड़की का वर्जन होना अति आवश्यक है। इस सोच को पीढ़ियों से सींचा गया है, और अज्ञानता की जड़ों में बढ़ता हुआ पौधा कभी भी ज्ञान का फल नहीं दे सकता। अनपढ़ को तो शिक्षित किया जा सकता है, लेकिन मूर्खों के दिमाग से ऐसी भ्रांतियां मिटाना जलते दीपक को आंधियों से बचाए रखने जितना मुश्किल है। और जहां मामला आस्था और रिवाज से जुड़ जाता है, तो वहां कानून के हाथ भी छोटे दिखाई पड़ते हैं। और जिसका नतीजा यह है कि आज 21वीं सदी में भी सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। बाकी मुद्दों की तरह ये मुद्दा भी महिलाओं से जुड़ा एक अहम मुद्दा है, जिस पर हमेशा की तरह बहस जारी रहेगी। अभी तो हमें और जिल्लत सहनी थी। प्रथा के अनुसार हमें दंड देके अब शिल्पा का शुद्धिकरण किया जा रहा था। मेरी शिल्पा अशुद्ध नहीं थी साहब। रजत के अलावा उसका किसी दूसरे लड़के से संबंध नहीं था। झूठ बोला उसके परिवार वालों ने पंचों से और आपसे भी। इतनी कड़ी परीक्षा से गुजरने के बाद मेरी शिल्पा किसी लड़के के साथ नहीं भाग सकती। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, ये सब आपने हमसे पहले क्यों छुपाया? तो मैं कैसे उस पदाली की कहानी सुना था? मैं तो वंदना की हत्या की खबर सुनकर सकते में था। सर, नंदलाल सही कह रहा था। रजत और शिल्पा के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो शादी से पहले भी टच में थे और रात में घंटे घंटे पर बात किया करते थे। शिंदे, इस कुरीति और कुप्रथा के खुलासे का सच, नंदलाल से 10 लाख रुपए की मांग, और अब ये शिल्पा और रजत की कॉल रिकॉर्ड्स की हिस्ट्री, इनसे साफ है कि रजत और उसका परिवार कोई डबल गेम खेल रहा है। और सिर्फ शिल्पा के गायब होने में नहीं, मुझे लगता है वंदना की हत्या में भी उनका हाथ है। इन कुप्रथाओं को समाप्त नहीं कर पाएंगे। इनसे बचने का बस एक ही तरीका है, यहाँ से भाग जाएं, वरना मुझे भी शिल्पा भाभी की तरह उस कौमार्य परीक्षण और शुद्धिकरण के नरक से गुजरना पड़ेगा। मदन, तुम शांत क्यों हो? कुछ बोलो। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन को फंसाने की? सुन, अब इसके आगे से मेरे बहन के आसपास दिखाई दिया ना, तो जान से मार दूंगा। चले, चल। क्या देख रहे हो भैया आप? शिल्पा के गहने की तरह। ए आई, आई, ए आई। क्या है? शिल्पा के गहने कहाँ हैं? मुझे क्या पता? क्या हुआ?
किधर बेचे गहने तूने? कौन सा गहने? शिल्पा के गहने। देख तू झूठ बोला है, मुझे नहीं पता कौन। ज्यादा बन मत, सीधे सीधे बता गहने किधर है वरना मारूंगा भी। ए जोरू के गुलाम, क्या कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? इसने शिल्पा के गहने बेचे। क्या शिल्पा शिल्पा लगा रखी है? हाँ, वो खुद लेके गई होगी गहने। अरे बाहर पुलिस आई है। ज्यादा शान पट्टी नहीं। तू और शिल्पा शादी से पहले एक दूसरे से फोन पे बात करते थे, सच सच बता। सब माना, शादी से पहले ये दोनों फोन पे बात करते होंगे, लेकिन इससे साबित तो नहीं होता कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध था। शिल्पा किसी के साथ भाग गई है, इसका सबूत है तुम्हारे पास? 100 बातों की एक बात, हम तो शुद्धिकरण के बाद भी उसे अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन सही होती तो टिकती ना। वैसे टिकना तो उसे नहीं चाहिए था तुम जैसे लोगों के साथ, लेकिन फिर भी तुम्हारे शुद्धिकरण जैसे ढकोसलों के लिए वो यहाँ रुकी रही। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे इस आदमी पे भरोसा था। उसे लगा था ये उसके सच पे मोहर लगाएगा, उसके सम्मान की लाज रखेगा, लेकिन इसने। वो साहब, आप जो समीकरण जोड़ रहे हैं ना, वो पंचायत के सामने पहले ही खारिज हो चुका है। देश का संविधान और कानून व्यवस्था तुम्हारी ऐसी पंचायतों से कहीं ऊपर है, और खारिज तो तुम्हारा झूठ अब हम करेंगे। जब मार खाओगे ना, तब सच बोलोगे। सर, रजत के परिवार वालों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। वंदना के मर्डर वाले दिन उस एरिया में किसी का भी फोन नेटवर्क एक्टिव नहीं था सर। शिंदे, ये भी तो हो सकता है कि जिसने वंदना की हत्या की वो अपना फोन घर पे छोड़ के गया हो। हाँ मात्र बोल। सर, बैकुंठ नगर के पास एक लाश मिली है। ऐसा लगता है कि गला घोंट के मारने से पहले किसी ने इसके साथ मारपीट की है। इसकी बॉडी पोस्टमार्टम पे भेजो और इसकी फोटो सर्कुलेट करो, पता करो कौन था ये। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़के की हत्या गला घोंट के की गई। लाश की पहचान हुई? हाँ सर, उस लड़के का नाम मदन है। मदन शिल्पा की ननद इंदू का बॉयफ्रेंड था। क्या? और ये रही मदन और इंदू की कॉल रिकॉर्ड्स। और एक बात और सर, मदन की हत्या से पहले उसके फोन से आखिरी कॉल भावकर को हुई थी। शिंदे, पहले वंदना की हत्या, फिर शिल्पा का गायब होना, और अब इस इंदू के लवर मदन की हत्या। कहीं इन सब का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? मदन के मर्डर से पहले उसके मोबाइल से तुझे फोन आया था, बोल क्या था तेरा उसके मर्डर में? सब उसका फोन तो फसल के बीज खरीदने के लिए आया। रात के 11 बजे। ग्राहक तो कभी भी फोन कर सकता है। वो सिर्फ ग्राहक नहीं था, तेरी बहन का लवर था वो। सर, एक खबर मिली है, कुंदन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मदन की खूब धुनाई की थी। उस वक्त इंदू भी साथ थी। साहब वो मेरी बहन को छेड़ रहा था, इसीलिए मारा। देख, दाएं बाएं जाके कोई फायदा नहीं है। हड्डियां टूट गई तो बाद में पछताएगा कि पहले क्यों नहीं बताया। साहब आप कितना भी मारो, लेकिन मैंने मदन का खून नहीं किया है साहब। शिंदे, इसकी चीखें मेरी केबिन तक सुनाई देनी चाहिए। नहीं साहब मैंने नहीं मारा सर, मैं कसम से बोल रहा हूं। सर, बहुत तोड़ा लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। इंदू को बुलाओ। तुम्हारे आंसू देखकर लगता है कि तुम और मदन वाकई में एक दूसरे से प्यार करते थे। सर, मैं उससे बहुत प्यार करती थी और शायद मरते दम तक उसे नहीं भूल पाऊंगी। इंदू, जिस समुदाय से तुम हो वहां से रिश्ते गलत समझे जाते हैं, फिर भी तुमने ऐसा साहस किया। मेरा बस चलता तो मैं ऐसे माहौल में जन्म तक ना लूं। तब तो तुम्हारी हमदर्दी अपनी शिल्पा भाभी से रही होगी। हाँ साहब, थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैं तो बस यही सोचती रही कि मदन के साथ इस नरक से कहीं भाग जाऊंगी। और मदन आया भी था उसकी हत्या से एक रात पहले। अरे मी मदन। अरे मदन है मी। अरे मैं तेरे को कुछ बताने के लिए आया था। मुझे ये बात पहले ही बताना चाहता था, लेकिन तब
कुंदन ने हमें साथ देखकर उसे बहुत मारा। ऐसा क्या बताना चाहता था? वो कह रहा था कि भले ही कुंदन हमें एक होने दे या ना, लेकिन वो भावकर भाव को पटा लेंगे। मतलब? वो भावकर भाव और सविता भाभी का कोई राज जानता था। कैसा राज? भावकर और वहीनी लाश को लेके जा रहे थे। तो मदन की हत्या भावकर ने की क्योंकि वो ये राज जानता था? शायद, क्योंकि उस रात मैंने भाव को फोन पे बात करते हुए सुना था। शायद वो मदन से ही बात कर रहे थे। देख, मैं तुझे जो तू मांगेगा मैं तुझे सब कुछ दूंगा, समझा? तू बस आके मिल मेरे को, मिलेगा मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगा, समझा? समझ रहा है ना तू? शायद तब मदन ने भाव से मेरी और उसकी शादी की बात करनी चाहिए होगी। शिंदे, इस भावकर और सविता का मुंह खुलवाने से पहले हमें यह पता लगाना होगा कि शिल्पा की लाश को कहां ठिकाने लगा है। शिंदे, उसका दुकान भी इसी रास्ते पर है। सर, ती भावकरची दुकान कुठे? ती कोपऱ्यावाली? सर, उधर भी एक दरवाजा है। ये बोरे हटाओ। शिंदे, ये खुदो। सविता, चाहो तो सारा सच खुद बता दो, चाहो तो 2-3 लेडी कांस्टेबल्स देता हूं, वो तुम्हारी मदद करेंगे, फिर सच याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। नहीं सर, मैं सब सच बताती हूँ आपको। शिल्पा को किसने मारा? सब जिस दिन शिल्पा का शुद्धिकरण था साहब, उस दिन उसे उस हाल में देख के मैं बहक गया था साहब। क्या किया तुमने? मैंने नहीं मारा इसको। शिल्पा, शिल्पा, सविता को इस बारे में सब कुछ पता हो गया था साहब। मैंने उसे बड़ी मुश्किल में समझाया, मनाया, इसलिए उसने मुझे बचाने के लिए मेरा साथ दिया साहब। अपने समुदाय और पंचायत के सामने औरत की परीक्षा और शुद्धिकरण जैसे ढकोसले करते हो और खुद के कर्म इतने घिनौने। बोल, मदन को कैसे मारा था? साहब वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था। बोल, तुझे क्या चाहिए? जो तू मांगता है मैं तेरे को देगा। अब मेरे को हिंदू चाहिए और थोड़ा पैसा भी चाहिए। और ध्यान रखो बहू, पैसा नहीं मिला ना तो पुलिस को जाके सब सच सच बता दूंगा मैं। तू बस आके मिल मेरे को, मिलेगा मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगा, समझा?
मदन की और शिल्पा की हत्या तूने की, ये तो तूने कबूल किया, लेकिन शिल्पा की माँ वंदना, तो उसको भी तूने ही मारा ना? नहीं साहब, उसको मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा। ये इल्जाम है साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब। ये झूठा इल्जाम है साहब, मैंने जो किया मैंने सब कुछ बता दिया साहब। तुम तीनों को आमने सामने इसलिए लाया गया है ताकि तुम तीनों मिलकर दूध का दूध और पानी का पानी कर सको। भावकर मानता है कि उसने शिल्पा का बलात्कार किया और उसकी हत्या की। इंदु के प्रेमी मदन का हत्यारा भी यही है, लेकिन इसका कहना है कि इसने वंदना को नहीं मारा। तो अब बताओ, तुम दोनों में से वंदना को किसने मारा? मैंने नहीं मारा है साहब, भावकर नहीं मारा होगा। नहीं साहब, मैंने तो आपको पहले ही सब कुछ बता दिया। मेरे साहब मारा होता तो मैं आपको बता देता, क्यों छुपाता साहब? मैंने नहीं मारा सर। अब तुम सच्चे हो या कुंदन, ये तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो, वरना दोनों पिटोगे। मैंने भी नहीं मारा सर। तू तो सबसे बड़ा झूठा है। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत झूठ बोले, पर शिल्पा की आई को मैंने नहीं मारा सर। अगर इस बार झूठ बोला तो ना खड़ा रहने लायक छोड़ूंगा ना बैठने लायक। मानता हूँ कि शादी से पहले मेरा और शिल्पा का संबंध बना था। अरे डर मत, शादी होने वाली है हमारी। पर रजत, शादी के बाद जब कौमार्य परीक्षण होगा? कुछ नहीं होगा, और तब की तब देखेंगे। और वैसे भी दुल्हन तो तुम मेरी बनने वाली है ना? शादी से पहले शिल्पा कौमार्य परीक्षण को लेकर परेशान थी, और डर के मारे उसने ये बात अपने आई से बोल दी। तूने अच्छा नहीं किया बेटा। आई, मुझे रजत पे पूरा भरोसा है। कपन, वो कौमार्य परीक्षण में तो खरी कैसे उतरेंगे? भगवान, तुझे रजत पर भरोसा है ना? हाँ, तो मैं एक सुझाव देती हूँ, तू वैसा ही कर। शिल्पा ने अपने आई के ही कहने पे चद्दर पे लाल स्याही डाली थी सर, पर कुंदन को पता नहीं कैसे ये बात पता चल गई। तू जानता था वो सही थी, लेकिन फिर भी तूने उसे पूरी पंचायत के सामने जलील होने दिया। मैं डर गया था सर, शिल्पा पे होता हुआ अत्याचार मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था सर। अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर और मुद्दे पे आ। वंदना को किसने मारा? मेरे को नहीं पता सर, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। पंचायत उठने के बाद मैं शिल्पा के आई बाबा से मिलने भी गया था, लेकिन तूने इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई। तू जानती थी तेरी बेटी। मेरी बात तो बस बहुत सुन लिया मैं। अभी तेरे को जिधर जाने का जा, घर नहीं आना। सुनिए ना, आओ करो। मैंने ही मारा था वंदना को, क्योंकि उसकी और शिल्पा की भूल की सजा मुझे मिली थी। इसने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर शादी से पहले उसके साथ संबंध रखा, और मेरी बेटी को भरोसा दिलाया था, और अब ये झूठ बोल रहा है। और इसके सामने ही मैंने शिल्पा को वो स्याही दी थी। मेरा रोम रोम उस अपमान में कुड़ रहा था, जबकि मैंने वो दोष किया ही नहीं था। मेरी बीवी ने मुझे अंधेरे में रखा, सच नहीं बताया मुझे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने वंदना का पीछा किया।
नंदलाल, तुझसे अपनी बीवी का सच छुपाना बर्दाश्त नहीं हुआ, मगर तूने ये नहीं सोचा कि दोषी वो नहीं, दोषी वो कुरीति और कुप्रथाएं हैं जिनकी बलि न जाने कितनी शिल्पा और कितनी वंदना हर रोज चढ़ती है। कहावत है, भुने हुए बीज में कभी अंकुर नहीं फूटता। नंदलाल और इन कुरीतियों पर कट्टर विश्वास करने वाले इसका जीता जागता उदाहरण है। माना कि मूर्खों से ज्ञान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना, सदियों से चली आ रही रीतियों में बिना तर्क किए शामिल हो जाना, क्या मूर्खता के अलावा और कुछ हो सकता है? लेकिन ऐसी विकृत बुद्धि वाले जो एक औरत के भाग्य विधाता बनकर उसके कल का फैसला एक सफेद चादर से करते हैं, वो कभी भी सभ्य समाज के विचारक नहीं हो सकते। अब मैं आपको ले चलता हूं ऐसे ही चौंकाने वाले एक दूसरे केस में।